नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। देखिए, एग्जिट पोल जो है वो सामने आ चुके हैं और इन एग्जिट पोल में ये साफ साफ नजर आ रहा है कि भाजपा की सरकार एक बार फिर से बन रही है। अगर भाजपा की सरकार बनी तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार भी प्रधानमंत्री बनेंगे। अब केवल कुछ चंद घंटे बचे हैं और इन चंद घंटों बाद ये पता लग जाएगा कि आखिरकार इस देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, किसकी जीत होने वाली है और क्या वाकई में ये एग्जिट पोल सच्चे निकलेंगे। अब देखिए, एडवोकेट मोहित शर्मा हमारे साथ आज मौजूद हैं। अब तमाम बारीकी से आपने चीज़ों को देखा, आप ज़मीन पर भी उतरे, आपने ज़मीनी हकीकत भी देखी, लोगों से बातचीत भी करी इस पूरे चुनाव में। अब उस चुनाव के बाद एक एग्जिट पोल आते हैं, अब चंद घंटे बाद रिजल्ट भी सामने आ जाएगा। तो बारीकी से देखने के बाद क्या पता लग रहा है, क्या यही मिलते जुलते कुछ रिजल्ट आने वाले हैं? देखिए, मैंने लगभग पूरे भारत का भ्रमण किया इन चुनाव के दौरान। महाराष्ट्र हो, कर्नाटका हो, चाहे फिर आपका दिल्ली हो, चाहे फिर आपका राजस्थान हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, तमाम जगह का दौरा किया। लेकिन तमाम जगह सिर्फ एक ही चीज निकल के सामने आती है कि नरेंद्र मोदी को वोट नहीं देना, यानी भाजपा सरकार को वोट नहीं देना। अगर महिलाओं की पूछ लो तो महिलाओं का कहना था कि मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र कर दिया तो मोदी जी कुछ नहीं बोले। कल को अगर हमारे साथ कुछ हो गया तो मोदी जी कुछ नहीं बोलेंगे। नौजवानों की बात कर लो तो नौजवानों ने कहा कि हमने रोजगार मांगा तो हमारे ऊपर लाठी और डंडे भाजे गए, इसलिए मोदी जी को वोट नहीं देंगे। पंजाब और हरियाणा पहुंच गए तो किसानों ने कहा कि हमारे ऊपर लाठी और डंडे भाजे गए, हम तो बिल्कुल ही वोट नहीं देंगे। तो बचा कोई नहीं इस देश में जो मोदी जी को वोट देगा। तो सबसे बड़ी बात यही खड़ी होती है कि जो तमाम एग्जिट पोल्स हैं, भैया मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप कैसे 400 पार का दावा कर रहे हैं, जबकि आपकी पार्टी, ये एग्जिट पोल वालों की पार्टी यानी बीजेपी की पार्टी, कश्मीर में इनको कैंडिडेट नहीं मिला। जिस कश्मीर के नाम पर पूरे देश में इन्होंने वोट मांगे, उस कश्मीर में इनको कैंडिडेट नहीं मिला। नागालैंड में वोट नहीं पड़ा। कर्नाटक में पहली अभी विधानसभा चुनाव हुए थे, वहां बीजेपी ने मुंह की खाई है। केरला में बीजेपी आती नहीं है, ठीक है, तमिलनाडु में बीजेपी की सरकार नहीं है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि कहां से वोट मिलेगा और कैसे 400 पार आ जाएंगे? तो जरा मुझे सारे एग्जिट पोल झूठे और फर्जी हैं। एक चैनल नहीं, सभी चैनल्स के सेम। मेरी बात सुन लीजिए, अगर ये 400 पार एग्जिट पोल ये नहीं दिखाएंगे तो कौन दिखाएगा? इनको पैसा किस बात का दिया गया है आपको पता नहीं है? पैसा ही सिर्फ इस बात का दिया गया है कि पूरे देश में आप हवा बनाइए कि अब की बार फिर मोदी सरकार। और कैसी मोदी सरकार? अभी तो एग्जिट पोल ही आए हैं, तब दूध पे 2 रुपए बढ़ गए। एक बार मोदी जी को आन दो ना, आपका अंदर जो पहना हुआ फटा हुआ कच्छा भी है ना, अगर उसको भी मोदी जी ना उतरवा दें तो आप मेरे से बात लिखवा लीजिएगा। ये बात दावे से कह रहे हैं कि ये ऑलरेडी प्री प्लान्ड है सब कुछ कि हाँ भैया इतना हमें दिखाना है एग्जिट पोल, तो ऐसे तो नतीजे आने के बाद भी आप कह सकते हैं कि सब कुछ प्री प्लान्ड था। देखिए, एक बात आप मुझे बताइए, मेरी बात सुनिए, आप चाहे इस बात को माने ना माने, पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से डेमोक्रेसी की धज्जियां उड़ाई गई। पहली बात तो यह कि एक बच्चा जिसकी उम्र 18 साल से प्लस भी नहीं है वो वोट डालने पहुंचता है, देखा नहीं देखा आपने? दूसरी बात, एक लड़का जो 8 बार वोट दे रहा है। तो आप एक बात मुझे बताइए कि ये वोट निष्पक्षता का कहां से बचा? तो इलेक्शन कमीशन कहां है? मैं आपको एक बात बोलता हूं, सुन लीजिए। उस लड़के को अरेस्ट किया गया, उसके पिताजी के ऊपर मुकदमा किया गया, लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जो डेमोक्रेसी की आपने धज्जियां उड़ाई, दूसरी ओर आपने गुजरात के अंदर देखा कि एक कैंडिडेट को बिना चुनाव लड़ाई उसको जीत दे दी गई। क्या वहां पर इलेक्शन कमीशन नोटा के बीच में ऑप्शन नहीं करा सकता था? भाई, नोटा के और उस कैंडिडेट के बीच में कराना चाहिए तो ऑप्शन। अगर सारी पब्लिक नोटा का बटन दबाती तो उस सीट पर री इलेक्शन होता निश्चित तौर पर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और ऐसी घटना मध्य प्रदेश में हमें देखने को मिली। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मोदी जी 400 पार कैसे आ रहे हैं? जिस तरीके से पब्लिक ने वोट दिया, अगर बेईमानी ना हो तो 400 पार तो बहुत दूर की चीज हो गई। आप मुझसे लिख लीजिए, 40 सीट भी नहीं आएंगी। और मैं कह देना चाहता हूं कि कल देश के एयरपोर्टों को बंद कर दिया जाए, क्योंकि मोदी जी का एक स्टेटमेंट था कि हम तो फक्कर फकीर हैं, झोला उठाएंगे और चल पड़ेंगे। तो कल एयरपोर्टों को सबसे पहले बंद किया जाए ताकि नरेंद्र मोदी जी झोला उठा के भाग ना पाए। तो इसलिए एयरपोर्टों को बंद किया जाए। झोला चेक करने वाले हैं, क्यों नहीं चेक होगा? अरे भैया, मेरी बात सुन लीजिए, इन लोगों ने देश को बर्बाद करने में और देश को बेचने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से सोशल मीडिया पर बैन लगाया गया, बैन का मतलब ये कि व्यूज ही नहीं आ रहे हैं, व्यूज ही नहीं आ रहे। लोग सोशल मीडिया पे वीडियो डाल रहे हैं मोदी के खिलाफ। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, मीडिया इतनी गूंगी हो गई, इतनी गूंगी हो गई कि ना प्रज्वला रमन्ना को दिखाया, ना ही उनके घोटालों को दिखाया, ना महिलाओं के ऊपर होता अत्याचार दिखाया। और अब कह रही है, भी जो है, और अब कह रही है सीधा का सीधा
400 पार। हाँ। कैसे पॉसिबल है? पंजाब में बीजेपी को वोट मिलता आप नहीं तो है। एडवोकेट हैं, आप पूरा कानून भी जानते हैं और पढ़ाई भी कर रहे हैं उस जी। चीज की, तमाम केसेस भी सामने आते हैं। जी। इलेक्शन कमीशन जो भी पूरा हो रहा है, देखिए इलेक्शन कमीशन का कैसा रोल है, मतलब कहीं ना भाई कहीं इलेक्शन fairness कमीशन है को ना? तो इलेक्शन कमीशन को तो तभी एक्शन लेना चाहिए कि जब हमारे देश के जो इलेक्शन जो कमीशन है उसके जो रूल्स होते हैं, रूल की जो गाइडलाइन बुक होती है, उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि आप धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकते। हाँ। नरेंद्र मोदी जी ने लगातार धर्म को टारगेट किया, उन्होंने लेकिन मंगलसूत्र इलेक्शन बोला, कमीशन मुजरा बोला और तमाम वर्ड, मटन, मछली और पता नहीं ऐसे तो भी मैं वर्ड्स आपको बताता हूँ। दूसरी बात ये कि प्रधानमंत्री को ये सब वर्ड शोभा ही नहीं देते। भाई ये जो मुजरे की बात है, ये प्रधानमंत्री को शोभा देती है? खैर, प्रधानमंत्री की शोभा की तो बात ही मत करिए। शोभा की बात वहां करी जाती है जब शालीनता वाला प्रधानमंत्री हो, एक समझदार व्यक्ति हो। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बेटियों का सम्मान नहीं कर रहे, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे, तो ऐसे आदमी के लिए मुजरा और मंगलसूत्र का शब्द तो बहुत छोटा और निचले स्तर का शब्द है। ये बात मैं आपको बता और दूं। ऐसा आदमी देखिए 45 घंटे ध्यान में लीन हो जाते हैं, वो भी मैंने तस्वीरें देखा। सामने आती नहीं, वो हैं। मैंने देखा, तो तस्वीरें मेहनत नहीं। इतनी कर रहे हैं भैया कि आप यहाँ सोच लीजिए देखिए। कैसा ध्यान। हाँ। पहली बात तो ये कि ध्यान कहाँ लगाया जाता है? ध्यान वहां लगाया जाता है। अब आप देख लीजिए, इतनी गर्मी है कि मैं इंटरव्यू दे रहा हूं तो मेरे माथे पे भी पसीना दिख रहा है, लेकिन मोदी जी ध्यान कर रहे हैं लेकिन माथे पे एक भी पसीना नहीं है। तो पहले तो ध्यान हो रहा है फुली एसी में, सुन लीजिए, और ऐसा एसी में ध्यान हो रहा है कि चारों तरफ कैमरे लगे हुए हैं। आज तक कौन से ऐसे महात्मा, ऐसे कौन से साधु और ऐसे कौन से योगी हैं, जरा मुझे बीजेपी के अंधभक्त भी बताएं, जिनकी तस्वीरें आती हुई साधना करती हुई कि चारों ओर कैमरे लगे हुए और वो साधना कर रहे हैं? कोई साधना नहीं कर रहे, बस 2 मतलब मिनट। सब फर्जीवाड़ा, सब फर्जीवाड़ा बता रहे हैं। 10 साल से फर्जीवाड़े में चलते आए हैं ना। ये देश फर्जीवाड़े में चल रहा है 10 साल से। हाँ। आप तो प्रधानमंत्री की बात करिए, और इस बार देश ऐसी फर्जीवाड़े जीत से चल जाएंगे, रहा है। ऐसी जो है निकल जाएगी सीटें। अभी मैं देख रहा कि भैया जो ब्रिटेन में हमारा सोना गिरवी रखा हुआ, जो हमारा सोना था गिरवी नहीं रखा था, हमारा जो सोना था जिसकी एफडी हुई थी एक तरीके से, वो वापस आ गया। अंधभक्त और देश की बिकाऊ मीडिया चिल्ला रही है कि ब्रिटेन से हमारा सोना वापस आ गया, ये मोदी की ताकत है। अरे बेवकूफ़ हो, अगर तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें स्कूल भेजा होता ना तो तुम इस तरीके की बात ही नहीं करते। और ना जाने कौन सी तुम्हारी यूनिवर्सिटी है जिसने तुम्हें जर्नलिज्म की डिग्री दे दी। तुम्हें तो कूड़ा उठाने की डिग्री नहीं मिल सकती, ये समझ लो, और तुम ये माइक उठा के घूम रहे हो। इन्हें ये नहीं पता कि अगर वो जो सोना हमारा वहां पर रखा हुआ था उसका हमारे पास में इंटरेस्ट आता था। इन्हें पता ही नहीं होगी, क्योंकि अगर कभी बैंकिंग सिस्टम पड़ा हो और वो सोना हमारे देश में आपातकाल की स्थिति में काम आता, लेकिन वो सोना इंदिरा गांधी के टाइम से वहां हमारे देश में रखा हुआ था, वहां ब्रिटेन के अंदर, आज वो सोना भी हमारा वापस आ गया। तो आप समझ जाइए कि देश की स्थिति क्या है। देश की आर्थिक स्थिति वो होने वाली है कि साल 2026 तक ये देश आर्थिक दिवालिया घोषित हो जाएगा। ये बात मैं आज आपसे दावे से कह रहा हूँ। गठबंधन बनता है तो सारी समस्याएं हल हो जाएंगी ना। मतलब मैं आपको बता देता हूँ, इंडिया गठबंधन, पहली बात तो ये कि इस देश में अब कोई भी प्रधानमंत्री बने, अगर मनमोहन सिंह जैसा आदमी प्रधानमंत्री की कुर्सी की कमान संभालता है तो ये देश संभल सकता है। अदरवाइज भैया मोदी जैसे 4 और घुस गए। राहुल गांधी भी किसी काम के नहीं ना। मेरी बात सुन लीजिए। राहुल गांधी एडवाइस किससे लेंगे? राहुल गांधी एडवाइस ही मनमोहन सिंह से लेंगे। भाई मनमोहन सिंह वो अर्थशास्त्री हैं, जब देश की स्थिति खराब थी, देश के पास अनाज नहीं बचा था, तब इस देश को उठाने का काम किया। मनमोहन सिंह की स्थिति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बहुत खराब थी, लेकिन कभी उन्होंने अपनी मजबूरी को लोगों के सामने नहीं दिखाया। उन्होंने पढ़े लिखे, और आज मनमोहन सिंह के बारे में सबको पता है कि मनमोहन सिंह कितने बड़े अर्थशास्त्री थे। आज मनमोहन सिंह की डिग्री चेक कर लो, ऑनलाइन उनकी डिग्री है। मोदी की डिग्री दिखा दो अगर किसी में दम हो तो भैया अंतर क्यों नहीं है? डिग्री जरूरी। अगर आप पढ़े हो लिखे हो तो आपको डिग्री की जरूरत है। अगर डिग्री जरूरी नहीं है तो मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे भी आईएएस बना दो भाई, फिर तो आपको क्वालिफाई करना पड़ता है, यूपीएससी क्लियर क्वालिफाई करना पड़ता है। चलिए आपने कहा परिवर्तन आ रहा है, लहर आ रही है, परिवर्तन मान लिया कि चलिए नरेंद्र मोदी नहीं आ रहे, सारे एग्जिट पोल बर्बाद हैं, सब कुछ 1% अगर ऐसा होता भी है कि आसपास आकर भी इनकी सरकार बन जाती है, अगले 5 साल आपने कहा एकदम नष्ट हो जाएंगे जी। मतलब नहीं, मैंने आपको क्या बोला कि अगर मनमोहन सिंह जैसा आदमी इस देश की कमान संभाले, और राहुल गांधी सलाई मनमोहन सिंह से लेंगे, मोदी अगर दोबारा आ गए तो क्या होगी देश की स्थिति? मोदी अगर दोबारा आ गए तो आपका घर तो चल रहा है, लेकिन देखने वालों का घर बर्बाद हो जाएगा, दावे से कह रहा हूँ। क्योंकि इन बेचारों का क्या होगा? ये बेचारे मोदी के पहले 5 किलो राशन पे जिंदा थे और फटा हुआ कच्चा पहन के घूम रहे थे, नारे लगा रहे थे अब की बार 400 पार 400 पार। इनकी स्थिति वो होगी कि 2 रुपए अगर दूध के दाम बढ़े हैं, मैं आपसे कहता हूँ 2 रुपए अगर दूध पे आज दाम बढ़े हैं, तो आपको क्या लग रहा है? वो अंबानी को उससे फर्क पड़ा होगा, या अडानी को फर्क पड़ा होगा, या बिल गेट्स या टाटा को पड़ा होगा? किसी को नहीं पड़ा।
फर्क पड़ा है इस देश के आम आदमी को, गरीब आदमी को, ठीक है, जो 2 वक्त की रोटी कमाता है। और किसको फर्क पड़ेगा? इन्हीं को फर्क पड़ा और इन्हीं की जोश रहेगा। मतलब कल अगर ऐसा नहीं बदलती है तो तब भी आवाज उठाएंगे, जोश रहेगा या नहीं रहेगा? देखिए बिल्कुल रहेगा, क्यों नहीं रहेगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, कल अगर मोदी सरकार आएगी तो हमारे लिए एक नया सूर्योदय होगा। मतलब और तब भी आवाज उठाएंगे, विरोध करेंगे। ये देश, ये वतन, ये मिट्टी मेरी है भैया। हाँ। मोदी जी आए या जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे देश के साथ कोई खिलवाड़ करेगा। अगर आप चाहती हैं या आपका मोदी चाहता है कि हमारी आवाज को बंद कर दे, तो हम कहते हैं कि हमें तो डायरेक्ट मार दो, हमारे तो सीने पे गोली चला दो, नहीं तो ये जबान आपके खिलाफ चलती रहेगी और उन तमाम लोगों के खिलाफ चलेगी जो देश को बर्बाद करने की सोचेंगे। ये याद रखिएगा। चलिए इसी के साथ देखिए मोहित शर्मा हमारे साथ मौजूद थे और एडवोकेट भी हैं और लगातार बेबाकी से जो है अपनी आवाज़ भी उठाते हैं। अब देखिए कुछ चंद घंटे ऐसे बचे हैं और इस चंद घंटे ऐसे हैं कि सबके दिलों की धड़कनें तेज़ हैं। सब इतने ज़्यादा एक्साइटेड हैं, उत्साहित हैं कि भैया क्या होने वाला है, किसका क्या होगा, और नेताओं को तो शायद आज नींद भी नहीं आने वाली है। इसी के साथ कल पूरे दिन जो है लाइव रहेंगे, कल पूरे दिन दिखाएंगे एक एक चीज़ को कि कैसा माहौल है। पोलिंग भी दिखाएंगे और वहीं कांग्रेस दफ्तर में कैसा माहौल है, भाजपा दफ्तर में कैसा माहौल है, ये तमाम सारी चीज़ जो है वो आपके सामने जरूर रखेंगे और इसके बाद भी लगातार आवाज उठाते रहेंगे। बस देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।